हेलो गाइस, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए पार्ट 3 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल कंट्रोल। और ये इस वीडियो के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट है। आने वाली वीडियोज़ में उसके बाकी की भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल और कई बुक्स में इसका नाम डायरेक्ट मटेरियल भी दे रखा है। एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो मटेरियल कंट्रोल या फिर डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब आपको अपने मटेरियल का मतलब अपने इन्वेंट्री या अपने स्टॉक का मैनेजमेंट करना होता है। तो सर, स्टॉक और इन्वेंट्री को मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? तो देखो, स्टॉक और इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम इसके साथ में सीखेंगे। तो एक चीज़ समझते हैं कि जब भी हम लोग स्टॉक को परचेज़ करते हैं तो कुछ फॉलोइंग खर्चे आपके होते हैं। तो ये 3 प्रकार के खर्चे हैं। पहला है परचेज़ कॉस्ट, दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरा है कैरिंग कॉस्ट। परचेज़ कॉस्ट वो खर्चा होता है जिसको आप गुड्स खरीदने के लिए खर्चा करते हैं। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन 10 रुपये का है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? परचेज़ कॉस्ट हो गया इसका। ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। सप्लायर के गोडाउन से अपने गोडाउन तक माल लाने का खर्चे को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला जाता है। और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है आप जिस वेयर हाउस में अपने सामान को रखते हैं वो क्या होता है, उसका कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। उसको रखने का खर्चा, जैसे कि वेयर हाउसिंग हो गया और आपका स्टोरेज का खर्चा हो गया, तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? कैरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो देखो, इन बात को थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि परचेज़ कॉस्ट के अंदर क्या होता है। जब आप बल्क परचेजेस करते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप एक पेन लाओगे तो आपको 10 रुपये का ही पड़ेगा या 5 रुपये का पड़ेगा, पर जब आप एक दर्जन या फिर 5 पेन या पूरा पैकेट या डब्बा उठा लाते तो वहाँ पे पैसे कम हो जाते हैं। बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि मुझे किसी भी सामान की साल भर में 1000 यूनिट लग जाती है। जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ होगी, मैं एक साल में उसकी 1000 यूनिट का कंजम्पशन कर जाता हूँ। और एक बार में मैं क्या करता हूँ, 100 करके मंगवाता हूँ। ठीक है, एक बार में मैं कितने करके मंगवाता हूँ? 100 करके उनको मंगवाता हूँ। तो मेरे को कितने चक्कर लगेंगे लाने में? 10 चक्कर लगेंगे। ठीक है, और एक बार का सपोज़ करो मेरा आने जाने का खर्चा 100 रुपये होता है, तो मतलब मेरे आने जाने में जो खर्चा लगेगा वो कितने रुपए हो जाएगा? पूरी 1000 यूनिट मंगवाने में 1000 रुपये का मेरा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, यही मैं क्या करूँ, मेरे को साल भर में 1000 तो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 500 करके मंगवा लेता हूँ एक बार में। ठीक है, तो मेरे को कितने बार में मेरा सामान आ जाएगा? मेरा सामान आ जाएगा 2 बार के अंदर। ठीक है, और मेरा आने जाने का खर्चा कितना लगना है? वही 100 रुपये। तो मेरे खर्चा कितना हो जाएगा? 200 रुपये का। बात को ऐसे समझिए कि मेरे ऑर्डर्स कितने लगेंगे, यहाँ पे 10 ऑर्डर्स लगेंगे और यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 2। और जाने आने का खर्चा तो उतना ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये खर्चा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। तो अगर आप बल्क परचेजेस करते हैं तो आपको 2 जगह से फ़ायदा होता है। एक तो आपकी परचेज़ कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि आप बल्क परचेज़ करते हो, साथ में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पर अगर देखें हम कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है, आपको पहले जो आपका गोडाउन था उसकी स्पेस कितनी थी? 100 यूनिट्स रखने की, सपोज़ 100 यूनिट्स रखने की स्पेस थी, और अब आप एकदम से 500 लाने लग गए। ठीक है, तो मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल स्पेस को किराए पे लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किराया आपका बढ़ जाएगा क्योंकि 500 रखने की जगह चाहिए। आप इस गोडाउन को पूरा भी भर दो तो 100 यूनिट से ऊपर नहीं आ सकती, और आप 500 खरीद के ला रहे हो। आप यहाँ तो बचत कर रहे हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट में और परचेज़ कॉस्ट में तो आप बचत कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आके आपकी कैरिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको एक बड़ी जगह चाहिएगी रखने के लिए। तो सर फिर करा क्या जाए? तो एक चीज़ आती है यहाँ पे आपके चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है? अगर आप मेरे हिसाब से परचेज़ करते हो तो मैं आपको एक ऐसी यूनिट बता के दूंगी जो कि आपको मिनिमम कॉस्ट ला के देगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? EOQ इज इक्वल्स टू 2 RO/C। R का मतलब यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट है, O का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, और C का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो EOQ का एक रूल होता है या फिर एक इसका हम लोग एक फैक्टर कह लेते हैं
कि EOQ काम कब करता है सही तरीके से, जब देर इज़ नो डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज, देर इज़ नो डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज। मतलब आप कितना भी परचेज़ कर लो, आप चाहे 100 परचेज़ करो चाहे 1000 परचेज़ करो, आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो EOQ वहाँ तक आपका ये पे सक्सेसफुल रहता है, पर जहाँ पे डिस्काउंट मिलने लग जाता है तो EOQ वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहता। तो EOQ जो आंसर देगा आपको वो किसके अंदर देगा, क्वांटिटी के अंदर देगा। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैरिंग कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑब्सोलेंस रेट, स्टोरेज कॉस्ट। मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट के नाम बदल दिए जाएंगे और इन नामों से भी उनको दिया जा सकता है। तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए। तो आइए इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे ये टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एनुअल यूसेज 1600 यूनिट, परचेज पर ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है आपको ₹60 और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 1.2 और फाइंड करना है हमको EOQ। तो देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा EOQ इज इक्वल्स टू √2RO/C। फिर R और O और C को अलग अलग करना है। तो R ढूंढना, तो R ये रहा आपका, O ये रहा और C ये रहा। तो हमने क्या किया, एक एक चीज़ को अलग अलग कर लिया और यहाँ पे लिख लिया। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूले में चीज़ों को पुट करना है। तो 2 की जगह 2, R की जगह R, O की जगह O और C की जगह C भरा। तो पहले आपको ये अंदर का सॉल्व करना है। अंदर का सॉल्व करने के बाद में आपको अपने कैलकुलेटर पे अंडर रूट का साइन दबाना है। तो जब आप अंडर रूट का साइन दबाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 400 यूनिट्स का। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एनुअल यूसेज 800 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट यहाँ पे दे रखा है 30 रुपये, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दे रखा है आपको 10 रुपये, पर ऑर्डर कॉस्ट आपको दे रखा है 100 रुपये, फिर दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स 1 रुपीज़ पर यूनिट, फाइंड EOQ। और फिर दे रखा है इफ़ सप्लायर इज़ ऑफरिंग 5% डिस्काउंट ऑन अ लॉट ऑफ 400 यूनिट शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे EOQ निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले EOQ के लिए R चाहिए, तो R आपको मिल गया। फिर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है O आपको मिल गया, पर यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दे रखी। एक तो दे रखा आपको कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर दे रखा आपको कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स। पर ये दोनों क्या हैं आप जानते ही हैं, कैरिंग कॉस्ट है, पर यहाँ पे ये परसेंटेज में दे रखा है, जबकि कैरिंग कॉस्ट हमें रुपीज़ में लेनी होती है। तो अगर कभी भी आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज के अंदर गिवन हो तो उसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए, इफ़ कैरिंग कॉस्ट इज़ गिवन इन परसेंटेज देन इट विल बी ऑलवेज बी कैलकुलेटेड अपॉन परचेज प्राइस। ठीक है, अगर आपको कैरिंग कॉस्ट किस में गिवन है, परसेंटेज में, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं यूनिट प्राइस। आपको दो तरीके से मिल सकता है इसमें, तो आपको इनके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है आपको 30 रुपये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C निकाल लेता हूँ। एक वर्किंग नोट आपको सॉल्यूशन के अंदर बनाना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट का, तो आपको वहाँ पे C निकालना पड़ेगा। तो हम एक वर्किंग नोट इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 30 रुपये का 10% जो कि है 3 रुपये, और कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स 1 रुपये आपको ऑलरेडी दे ही रखा है। तो कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिख के आना एग्जाम के अंदर, वो दे रखा है 1 रुपये। तो यहाँ पे ये टोटल मिलके कितने हो गए, 4 रुपये। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, दोबारा देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा था आपको 10%, जो कि कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, हमेशा परचेज प्राइस पे। यहाँ पे प्राइस पर यूनिट दे रखा है 30 रुपये, मतलब परचेज प्राइस कितना दे रखा है आपको 30 रुपये। तो इसी का 10% क्या माना जाएगा, आपका कैरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो 30 रुपये का 10% 3 रुपये क्या आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स भी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। तो हमने दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 4 रुपये। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले EOQ निकालना है। तो EOQ का फॉर्मूला आपको लोग जानते ही हैं, √2RO/C। तो 2 इंटू R कितना है आपका 800, इंटू O कितना है आपका 100 रुपये,
और सी कितना भी हमने निकाला है 4। तो इसको हम लोग कट करते हैं, तो ये हो गया आपका अंडर रूट का 40,000, जिसका EOQ अब आप इसको अंडर रूट निकालोगे तो आएगा कितना 200। तो यहाँ पे आपका EOQ निकल चुका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर सप्लायर 5% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है किसके ऊपर, 400 के लॉट के ऊपर, तो क्या हमें ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो EOQ आपका 200 आ रहा है, मतलब अगर आप 200 क्वांटिटी मंगवाते हो बिना डिस्काउंट के, मतलब कहीं पर भी अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो अगर आप 200 क्वांटिटी मंगवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लोएस्ट आपको प्राइस मिलेगी या फिर लोएस्ट आपकी कॉस्ट आएगी। पर यहाँ पे यही लोग क्या कर रहे हैं, आपको 5% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बना के टोटल कॉस्ट को निकालेंगे और एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे हमें ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक एनालिसिस टेबल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी एनालिसिस टेबल, जिसके अंदर एक कॉलम है पर्टिकुलर का, एक है 200 यूनिट्स का कॉलम और एक है 400 यूनिट का कॉलम। 200 यूनिट क्यों लिया गया, क्योंकि ये है EOQ, हम टेस्ट करेंगे कि EOQ पे फ़ायदा है क्या। और 400 में हमें ऑफ़र मिल रहा है कि आपको 5% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम तीनों कॉस्ट ले लेते हैं, परचेज़ कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा परचेज़ कॉस्ट को। तो देखिए मैं पहले 200 यूनिट वाली बना रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए 400 यूनिट वाली बनाऊँगा। तो 200 यूनिट के लिए मैं अगर परचेज़ प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको साल भर में रिक्वायरमेंट कितनी है, 800 यूनिट्स की, और आपकी एक यूनिट कितने में आती है, 30 रुपये में। ठीक है, तो अगर आप 800 × 30 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24,000 रुपीज़। फिर इसके अंदर आप ऐड करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट को। ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप चाहें तो फॉर्मूले से भी रट सकते हैं, पर अगर लॉजिक से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको साल भर में रिक्वायरमेंट कितनी है, 800 यूनिट की, और यहाँ पे आप मंगवाते कितने हो, 200 यूनिट। तो डिवाइड कर दूँगा 200 से। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, कि आपके चक्कर कितने लगेंगे, आपके ऑर्डर कितने लगेंगे, इनटू एक चक्कर करके आपके कितने रुपए लगते हैं। आपके इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपये, तो आपके एक चक्कर के कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये। तो यहाँ पे ये आपका कितना आएगा, 400 रुपये। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 काट दीजिए, ये हो गया 4, इंटू करेंगे 100 से तो 400 रुपये आएगा। ऐड करते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट को। तो कैरिंग कॉस्ट का एक फार्मूला होता है जिसका फार्मूला है OQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये जो OQ/2 होता है इसको हम लोग एवरेज स्टॉक बोलते हैं या फिर एवरेज रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो OQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब देखो सुनो, OQ का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। यहाँ पे हम कितने ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब आपकी कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, एक तो दे रखा है आपको 10% और एक दे रखा है आपको 1 रुपये। ठीक है, तो 10% ऑफ 3 रुपीज़, तो 10% ऑफ 3 रुपीज़ कितना हो गया आपका, 3 रुपये, और 1 रुपये आपके किसके थे, रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स के, तो दोनों मिलके कितने रुपये हो गए, 4। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 400 आएगा। अब आप इसका टोटल लगाएंगे तो 24,000 + 400 + 400 मतलब 24,800 रुपये। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली है, EOQ के केस में हमेशा आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बराबर आएगी। हमेशा EOQ के केस में ये दोनों कॉस्ट क्या आएंगी, आपकी बराबर आएंगी। चलिए अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आप टोटल कितनी खरीदोगे, 800 यूनिट, पर यहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है।
तो जब आप 30 रुपये में 5% कम करोगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1 यूनिट की 28.5। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 22,800 रुपये। हाथों हाथ निकालते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले आपको एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है आपका 800 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि आपकी यहाँ पे ये तो एनुअल रिक्वायरमेंट है और ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, इनटू 100। तो आपके यहाँ पे कितने ऑर्डर्स बनेंगे, 2 ऑर्डर, और 2 इंटू 100 किया तो 200 रुपये। अब बात करते हैं यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट की। यहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबको ध्यान देने वाले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने OQ लिया 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे 4 रुपये आ रही थी, पर यहाँ पे सेम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आपकी परचेज प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैरिंग कॉस्ट की, तो एक तो है आपका वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट है वो थी 10%। 10% किसकी, परचेज प्राइस की। तो परचेज प्राइस यहाँ पे कितनी आपकी 28.5, जबकि यहाँ कितनी थी 30 रुपये। तो अब 10% किसका निकलेगा, 28.5 का निकलेगा। तो जब हम 28.5 का 10% लेते हैं तो आता है ये 2.85। और इसके अंदर ऐड करोगे आप कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स, तो वो कितना था 1 रुपये। तो दोनों को जोड़ा तो आया 3.85। तो यहाँ मैंने लिखा 3.85। दोबारा समझें इस बात को। वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट कितनी थी आपकी 10%। 10% किसका, परचेज प्राइस का। पहले वाले केस में क्या हुआ था, आपका वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट लेनी थी तो आपने 10% ऑफ 30 रुपीज़ लिया था, 3 रुपये, और 1 रुपये आपको वो डायरेक्ट दे रखा था, तो 4 रुपये यहाँ पे हमने लिख दी थी। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी परचेज़ प्राइस घट चुकी है, तो घटने के हिसाब से आपकी 10% हम किसकी लेंगे, इस परचेज़ प्राइस की लेंगे। तो ये हो गया 2.85 प्लस 1, तो 3.85। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कब कैरिंग कॉस्ट को 3.85 यहाँ पे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 770। चलिए अब इसका टोटल लगाते हैं। तो इसका टोटल आएगा 22,800 प्लस 200 प्लस 770 इक्वल्स टू 23,770। तो अगर आप लोग देखोगे तो आपकी कॉस्ट जो है यहाँ पे लोअर आ रही है, तो आप लोग इस ऑप्शन को क्या कर लोगे, चूज़ कर लोगे। तो आप रिपोर्ट एक लिख दीजिए अपने क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, कि हम लोग इस ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या है, मिनिमम आ रही है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन के एंड में एक रिपोर्ट मेंशन करके आनी है कि आप क्यों इस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।